Hello dear friends, myself Mahesh Singh and I welcome you all in today's video lecture. This is a continuation of part 1 of preamble. I expect आप लोग ने पार्ट 1 ऑलरेडी देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 को पहले देखिए so that in continuation the thing will become easy for you to understand. So this is actually part 2 and very important for law entrance exam, especially DU and judiciary. For all these exams this particular section is very important. So चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ. लास्ट क्लास में यानी फर्स्ट टॉपिक में वी डिड विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रियम्बल एंड द बेयर फॉर्म ऑफ प्रियम्बल, ऑल दोज थिंग्स. आज हमारा थर्ड सेक्शन दैट इज टर्म्स ऑफ प्रियम्बल. प्रियम्बल में दिए गए कुछ टर्म्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया सॉवरेन है. सवाल ये कि सॉवरेन का मतलब क्या है. देखिए, हर वो कंट्री, हर वो इंस्टीट्यूट को सॉवरेन कहा जाएगा जो किसी के अंडर में नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो इतना फ्री है कि वो अपने लिए जो भी डिसीजन लेना है वो लेने के लिए फ्री है. मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने लिए डिसीजन लेने के लिए. फॉर एग्जांपल इंडिया. इंडिया क्या किसी कंट्री के अंडर में है? नहीं, किसी के भी अंडर में नहीं है. इंडिया एक फ्री कंट्री है जो खुद डिसाइड करेगा वेदर उसको क्वाड का मेंबर बनना है या नहीं, यूएन का मेंबर बनना है या नहीं. जिसका भी मेंबर बनना होगा इंडिया बनेगा, नहीं बनना है नहीं बनेगा. जिसके भी साथ बायलैटरल रिलेशन रखना है इंडिया रखेगा, नहीं रखना है तो नहीं रखेगा. वो कोई अमेरिका या ब्रिटेन, जर्मनी, जापान से पूछ कर उन लोगों के परमिशन लेकर इंडिया अपनी डिसीजन नहीं लेती है. ये शो करता है कि इंडिया सॉवरेन है. और इंडिया इस हद तक सॉवरेन है, यानी इस हद तक वो डिसीजन लेने के लिए फ्री है कि अगर किसी फॉरेन कंट्री को इंडिया में ऐड करना है, किसी फॉरेन टेरिटरी को, तो हम इंडिया में ऐड भी कर सकते हैं और इसके लिए भी हम किसी और से परमिशन नहीं लेंगे. फॉर एग्जांपल, जब हमने 1975 में सिक्किम को इंडिया में ऐड किया तो किसी से परमिशन नहीं लिया था, किसी से पूछा नहीं था कि भैया ऐड करे या ना करे. दिस वॉज इंडियाज डिसीजन. इफ दे वर एग्री, इंडिया ने उसको ऐड कर लिया 1975 में. सिमिलरली इंडिया को अपना टेरिटरी अगर किसी को देना होगा, अगर समझिए फॉर एग्जांपल हम कोई टेरिटरी है किसी फॉरेन कंट्री को देना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए इंडिया को किसी से परमिशन, यूएन या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या किसी से भी परमिशन लेना पड़ेगा? जर्मनी, जापान, अमेरिका या किसी से भी परमिशन? द आंसर इज नो. इंडिया इज फ्री. सो सॉवरेन उस हर एक कंट्री को, उस हर एक इंस्टीट्यूट को सॉवरेन कहा जाता है जो फ्री होता है, किसी के अंडर में नहीं होता है, और वो फ्री इस हद तक है कि वो अपने लिए जो भी डिसीजन लेना है वो लेने के लिए फ्री होगा. ठीक है. सो इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री बिकॉज इंडिया इज नाइदर द डोमिनियन नॉर द डिपेंडेंट ऑन एनी इंटरनल और एक्सटर्नल एंटिटी. इंडिया इज फ्री टू डिसाइड फॉर इटसेल्फ एंड इंडिया कैन एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरी और गिव इट्स ओन टेरिटरी. ये शो करता है कि इंडिया सॉवरेन है. प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है. सोशलिस्ट का मतलब, इंडिया के कंटेक्स्ट में सोशलिस्ट का सिंपल सा मतलब है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक पैटर्न को अचीव करना चाहता है थ्रू सोशलिस्ट, आई मीन डेमोक्रेटिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है थ्रू सोशलिस्ट मेथड. यानी फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में देखिए तो इंडिया में हमारे पास लिबर्टी है. हम जिसको जो काम करना है कर सकता है. प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है, सभी लोग जो काम करना है कर सकते हैं. लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? सभी लोगों को फ्री छोड़िए. अगर आप अंबानी, टाटा, बिरला, जो बनना है बन जाइए. ठीक है, लाइक अ कैपिटलिस्ट ऑफ द लिबरल कंट्री. बट एट द सेम टाइम आपसे टैक्स का पैसा कलेक्ट किया जाता है और वो टैक्स का पैसा सब्सिडीज के फॉर्म पे लोअर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को, वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को दिया जाता है सो दैट उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे सभी लोग खुशहाल रह सके, सभी लोगों का नीड्स फुलफिल हो जाए. राइट, दिस इज कॉल्ड सोशलिस्ट पैटर्न. लेकिन उसके लिए मेथड जो अचीव किया, जो फॉलो किया जाता है वो डेमोक्रेटिक. अनलाइक यूएसएसआर एंड ऑल दोज कंट्री या रशिया जैसे कंट्री के लिए, वहां पर इवन अब तो समय के साथ रशिया ने भी बहुत सारे अपने स्ट्रक्चरल पैटर्न को चेंज किया है. लेकिन अगर ओरिजिनली जो सोशलिस्ट कंट्री यूएसएसआर हुआ करती थी, यूएसएसआर में सोशलिस्ट पैटर्न को अचीव करने के लिए दे यूज्ड टू फॉलो द सोशलिस्ट मेथड. बट इंडिया सोशलिस्ट पैटर्न को अचीव करने के लिए डेमोक्रेटिक मेथड को फॉलो करता है. इंडिया में को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है और जहां पर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस भी दिया गया है. दिस इज कॉल्ड इंडियन सोशलिज्म. इंडियन सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम दी यूएसएसआर वाला जो सोशलिज्म हुआ करता था. तो इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री बट इन अ वेरी डिफरेंट मेथड. राइट, सो इंडिया के सोशलिज्म को बहुत सिंपल अगर दो शब्द में हम पढ़े तो पहला तो ये समझिए, को एग्जिस्टेंस है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का और जिसमें दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस है.
एंड सेकेंड चीज, यहाँ पर इंडिया एक सोशलिस्ट पैटर्न को अचीव करना चाहता है जहाँ पर सभी लोग इक्वल है, सभी लोगों का नीड फुलफिल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम डेमोक्रेटिक या लिबरल मीन्स को या लिबरल मेथड को फॉलो करते हैं. दिस इज द इंडियन सोशलिज्म. देन वी हैव सेकुलर. इंडिया इज सेकुलर. सेकुलर इंडिया का मतलब ये होता है कि इंडिया का खुद का अपना रिलीजन नहीं है. देयर इज नो रिलीजन ऑफ द कंट्री. अनलाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, देखिए इन लोगों का इस्लाम अपना ऑफिशियल रिलीजन है, देश का रिलीजन है. पब्लिक लोगों का रिलीजन कुछ भी होगा वो छोड़िए, बट कंट्री का अपना रिलीजन है. पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, ये सब जगह इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री. बट इंडिया का एज सच कोई रिलीजन नहीं है. ये शो करता है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. जो भी सेकुलर कंट्री होती है वहां पर जनरली क्या होता है कि कंट्री और रिलीजन दो डिफरेंट थिंग है. समझे, ये कंट्री है, यहाँ रिलीजन है, ये दोनों दो डिफरेंट थिंग है. कंट्री रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है और रिलीजन कंट्री के मेथड में इंटरफेयर नहीं करता है. ये होता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म. दिस इज वेस्टर्न सेकुलरिज्म, राइट. लेकिन इंडिया वेस्टर्न सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करता है. इंडिया का खुद का अपना सेकुलरिज्म है जिसे हम इंडियन सेकुलरिज्म या फिर ईस्टर्न सेकुलरिज्म कहते हैं. ये जो सेकुलरिज्म होता है इसमें एक फर्क है. वो फर्क ये है कि रिलीजन कंट्री में तो इंटरफेयर कभी नहीं करेगा, लेकिन कंट्री रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है जब कभी भी उसको लगेगा कि रिलीजन में कुछ रिफॉर्म करना है. जब कभी भी रिलीजन में किसी भी रिफॉर्म की जरूरत होगी, रिलीजन में कुछ ऐसे प्रैक्टिस है जो गलत है, तो उन प्रैक्टिस को एलिमिनेट कर रिलीजन को आप रिफॉर्म करेंगे. ये करने के लिए कंट्री रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है. लेकिन यहाँ पर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियलिटी. हम रिलीजियस मैटर में दो पार्ट में इसमें डिवाइड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल असेंशियल प्रैक्टिस एंड नॉन असेंशियल प्रैक्टिस. जो एसेंशियल प्रैक्टिस होगा इसमें कंट्री कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ये इंटरफेयर करेगा नॉन असेंशियल प्रैक्टिस में. फॉर एग्जांपल अजान पढ़ना. अजान पढ़ना इस्लामिक रिलीजन का एक असेंशियल प्रैक्टिस है, लेकिन अजान माइक पर पढ़ना, क्या ये माइक का यूज करना, लाउड स्पीकर का यूज करना, क्या ये असेंशियल प्रैक्टिस है? नहीं. तो अगर उससे किसी और को डिस्टर्बेंस हो रहा है तो फिर इसमें रिलीजियस प्रैक्टिस में रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है. तभी आप देखेंगे कि कोर्ट हो, कंट्री हो, ये इंटरफेयर करता है और इंटरफेयर करके बोलता है कि बिकॉज लाउड स्पीकर का यूज होना इज द नॉन असेंशियल प्रैक्टिस, हैंस इसका प्रैक्टिस पे यानी यूज पर बैन लगा दिया जाएगा. गणपति फेस्टिवल वो रिलीजियस फेस्टिवल है, उसमें कभी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है. ये नहीं कहती है कि आप जो 11 दिन का या 5 दिन का 1.5 दिन का जो गणेश फेस्टिवल मनाते हैं वो मत मनाइए, ऐसा कभी नहीं कहता है, बिकॉज वो एक असेंशियल प्रैक्टिस हो गया. लेकिन क्या उस टाइम पर डीजे और डेक बजाना ये असेंशियल प्रैक्टिस है? नहीं. और उस वजह से क्या होता है, दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है एंड मेनी अदर इशू हो सकता है. तो इस नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस में कंट्री इंटरफेयर करता है और उस वहां पर लाउड स्पीकर या डीजे ये सब का यूज पे बैन कर देगा. तो दिस इज इंडियन सेकुलरिज्म. सो इंडियन सेकुलरिज्म इज यूनिक एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म का मतलब स्टेट का अपना रिलीजन नहीं है, और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में होता है कि स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा. लेकिन ईस्टर्न सेकुलरिज्म यानी इंडियन सेकुलरिज्म में रिलीजन स्टेट में तो कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा फॉर रिफॉर्म, इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द रिलीजन. और ये भी किस में, तो नॉन असेंशियल प्रैक्टिस में. तो सबसे पहले डिस्टिंग्विश किया जाता है असेंशियल एंड नॉन असेंशियल प्रैक्टिस एंड देन उसके बाद में उन लोगों को अलग किया जाएगा. फाइनली एक और टर्म है दैट इज डेमोक्रेटिक. सो ये हम देख रहे हैं इंडिया का नेचर क्या है. डेमोक्रेटिक इज द टर्म. डेमोक्रेटिक का सिंपल मतलब होता है कि इंडिया के अंडर में जितनी भी ऑफिस होती है वो सभी ऑफिस में, है ना, उन्हें कहा जाता है ऑफिस अंडर द स्टेट. वो सभी ऑफिस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक द्वारा लोगों को चुना जाता है, राइट. मतलब वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, प्राइम मिनिस्टर का, एमपीज लोगों का, एमएलएज लोगों का, कोई भी ऐसी जितने भी ऑफिस है ये सभी जगह पब्लिक द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाना, इसी को कहा जाता है डेमोक्रेटिक. यानी पब्लिक के विल द्वारा इन लोगों को, पब्लिक की इच्छाओं द्वारा यहाँ पर ये पद पर लोगों को चयनित किया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक. देन प्रियम्बल में एक और टर्म मेंशन है दैट इज रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, जो यानी राजा जैसा जो हेड ऑफ द स्टेट है. हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक द्वारा चुना जाएगा. अनलाइक
ब्रिटेन अनलाइक सऊदी अरेबिया, वहां पर हेड ऑफ द स्टेट, ब्रिटेन में देखिए राजा रानी क्वीन एलिजाबेथ, शी इज द हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन क्या वो पब्लिक द्वारा चुनी गई है? नहीं, वहां पर फैमिली सिस्टम है, यानी मोनार्की वाला सिस्टम है। सऊदी अरेबिया, वहां पर भी हेड ऑफ द स्टेट को क्या पब्लिक चुनती है? नहीं। यूएई में क्या पब्लिक चुनती है? नहीं। वहां पर एक हेड ऑफ द स्टेट को कैसे चुना जा रहा है? वो एक फैमिली सिस्टम है, फैमिली सिस्टम के द्वारा ही उन लोग बन जाते हैं, यानी वहां पर मोनार्कियल सिस्टम है। लेकिन इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट क्या फैमिली सिस्टम है? नहीं, उसे पब्लिक द्वारा चुना जाता है। अब इससे कोई मतलब नहीं वेदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंडिया में वैसे इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, बट जब कभी भी देश में हेड ऑफ द स्टेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक द्वारा चुना जाएगा तो उसी को कहा जाता है रिपब्लिक। सो इंडिया इज रिपब्लिक। सो दिस वॉज रिलेटेड टू टर्म्स। आपको ये 5 टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। आप प्रीवियस ईयर डीयू का क्वेश्चन पेपर वो सब देखिएगा, उसमें आपको ये टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन इजीली दिख जाएगा, नोटिस हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पे स्विच करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, प्रियम्बल ये एक सिंगल पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सिंगल पेज हमें इंडिया का नेचर बताता है कि व्हाट इज इंडिया। इंडिया अगर आपको जानना है इंडिया कैसा है तो आपको प्रियम्बल पढ़ना होगा, और ये प्रियम्बल बताता है कि इंडिया इज सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये कौन बता रहा है? तो प्रियम्बल के थ्रू हमें पता चल गया। प्रियम्बल बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और वो भी किसको देना है ये सारा चीज? टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। प्रियम्बल हमें शो करता है कि इंडिया में सोर्स ऑफ पावर कौन है, तो इट इज द पीपल ऑफ इंडिया हु आर द सोर्सेज ऑफ पावर इन इंडिया, राइट। देन हम अगर जब प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इससे हमें पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि हमारा देश सॉवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, हमारे देश में लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए, फ्रेटर्निटी मिलना चाहिए, फलाना टिकराना, ऑल दिस थिंग्स। सो व्हाट हाउ वी कैन नो अबाउट दिस थिंग कि उन लोगों के दिमाग में ये सब चल रहा था? जस्ट बाय रीडिंग द प्रियम्बल, राइट। सो प्रियम्बल अनरिवेल्स द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और ये प्रियम्बल ही है जिसके के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब अडॉप्ट किया या इनैक्ट किया, राइट। सो और कहाँ पर अडॉप्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने इसे अडॉप्ट और इनैक्ट किया था, और ये लिखा हुआ है कि हमने 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया, राइट। सो ये सिग्निफिकेंस है कि ये एक पेज को पढ़कर आपको कितना कुछ पता चल गया, इंडिया का नेचर पता चला, इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स पता चल गया, सोर्सेज ऑफ पावर पता चला, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोगों का दिमाग को आप समझ पाए, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, कहाँ अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया, वो सारा चीज भी आपको पता चल गया। इट ऑल हैपन ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रियम्बल, राइट। फाइनली अगर मैं प्रियम्बल के कुछ मिसलेनियस फॉर्म में कंक्लूड करूं तो प्रियम्बल के बारे में कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्द का इस्तेमाल किया है। जैसे ठाकुरदास भार्गव, इनका बहुत पॉपुलर लाइन है, इन्होंने कहा है कि प्रियम्बल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर बी.आर. अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, लेकिन ठाकुरदास भार्गव ने प्रियम्बल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। नाना भाई पालखीवाला, ये कौन थे? तो ये केशवानंद भारती वाला जो केस था, केशवानंद भारती के वकील थे उस पर्टिकुलर केस में। तो नाना भाई पालखीवाला वन ऑफ द प्रोमिनेंट एडवोकेट ऑफ हिज टाइम, यू नो, इन्होंने प्रियम्बल को कहा है कि प्रियम्बल इज द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर एंड के इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के.एम. मुंशी ने प्रियम्बल को पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है कि अगर हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल भविष्य भारत का पता चलता है। होरोस्कोप मतलब जो हमें भविष्य बताता है। सो पॉलिटिकल होरोस्कोप ये के.एम. मुंशी ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, वेरेज अर्नस्ट बार्कर ने प्रियम्बल को की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जाने वाली या कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाली एक चाबी है। तो ये बहुत पॉपुलर लाइन है, आपको ये पता होना चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन प्रियम्बल एक नॉन जस्टिशिएबल डॉक्यूमेंट है। नॉन जस्टिशिएबल का सिंपल सा मतलब हो गया कि आप प्रियम्बल में लिखे शब्दों को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते।
एंड सेकंड, प्रियम्बल को बेस बनाकर आप किसी भी मैटर को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि प्रियम्बल में लिखे हुए शब्दों को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट ऑर्डर इशू नहीं कर सकती। ये क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो में आपको जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल को डिस्टिंग्विश करके बताऊंगा, जिससे आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जस्टिशिएबल है तो उसका मतलब क्या होता है और नॉन जस्टिशिएबल है तो उसका मतलब क्या होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी सिर्फ आप एक सिंगल लाइन याद करके रख लीजिए कि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। प्रियम्बल को कहा जाता है कि इट इज नीदर द सोर्स ऑफ पावर नॉर डज इट लिमिट्स द पावर ऑफ द लेजिस्लेशन। यानी लेजिस्लेचर्स लोग जो लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, तो लॉ बनाने के लिए उसको सोर्स क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रियम्बल वाला पोर्शन है या प्रियम्बल वाला जो पार्ट है, तो इज दिस प्रियम्बल अ सोर्स ऑफ पावर? द आंसर इज नो। प्रियम्बल को सोर्स ऑफ पावर नहीं माना जाता है और नाइदर प्रियम्बल में लिखे हुए चीजों को बेस बनाकर आप किसी लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। यानी इट डज नॉट लिमिट द पावर ऑफ द लेजिस्लेशन। एंड व्हाई इज इट सो? इट इज बिकॉज प्रियम्बल इज एम्बिगस। हाउ वी कैन से प्रियम्बल इज एम्बिगस? प्रियम्बल अनक्लियर क्यों है? प्रियम्बल अनक्लियर इसलिए क्योंकि प्रियम्बल में लिखे हुए कई शब्द बहुत क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें प्रियम्बल में लिखा हुआ है इंडिया इज सेकुलर, लेकिन देखिए जब भी आप सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे दिमाग में या फर्स्ट प्रेफरेंस में हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म को ही मानते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म। तो इंडिया को अगर आप सिर्फ मियरली ये बोल देंगे कि इंडिया इज सेकुलर, तो कोई भी समझ जाएगा कि इंडिया इज लाइक अ वेस्टर्न कंट्री। बट इज इंडिया लाइक अ वेस्टर्न कंट्री? नो। इंडियन सेकुलरिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। ये जो मॉडिफिकेशन है वो इंडिया को थोड़ा अलग करता है, और वो जब तक आप उस मॉडिफिकेशन को नहीं समझेंगे तब तक आप इंडिया के ट्रू सेकुलर नेचर को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्या प्रियम्बल इस पूरे डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड करता है? नहीं, उसने तो सिर्फ लिख दिया सेकुलर। तो एक व्यक्ति को जिसको इंडिया का डिटेल सेकुलर वर्जन नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रियम्बल इज एम्बिगस। इंडिया इज सोशलिस्ट लिखा हुआ है। अब अगर आप बोल देंगे कि इंडिया इज सोशलिस्ट, तो एक व्यक्ति जिसको इंडिया के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है वो इजिली अज्यूम कर लेगा कि इंडिया इज लाइक अ यूएसएसआर। लेकिन इज इंडिया लाइक अ यूएसएसआर? नो। इंडियन सोशलिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूएसएसआर वाला सोशलिज्म, राइट? सो इंडिया का सेकुलर सोशलिज्म क्या है, उससे मॉडिफाइड है, अलग है। अब जब तक आपको डिटेल में इंडियन सेकुलरिज्म या सोशलिज्म ना पता होगा, अगर समझे फॉर एग्जांपल सोशलिज्म नहीं पता है, तो एक कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि इंडिया इज लाइक अ यूएसएसआर। लेकिन इज इंडिया लाइक यूएसएसआर? नो। सो क्या प्रियम्बल हमें ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ये डिटेलिंग प्रोवाइड करता है? नहीं, उसने तो सिर्फ टर्म लिख दिया है सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है एट द सेम टाइम। इसी का मतलब इट इज अनक्लियर, it is ambiguous, and because the document itself is ambiguous, hence it cannot be a source of legislation, and also it cannot limit any legislation, right? So इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये ना तो सोर्स प्रोवाइड करता है और ना ही तो ये किसी भी लेजिस्लेशन को लिमिट करता है। सो विद दिस वी आर डन विद द प्रियम्बल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रियम्बल वाला थिंग। अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज फर्स्ट पार्ट को पहले देखिए और फिर सेकंड पार्ट देखिए, और ये दोनों ही पार्ट को क्लब करके आप जब समझ जाएंगे उसके बाद आप कोई भी LLB एंट्रेंस एग्जाम का या जुडिशरी का, स्टेट PCS का, आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए प्रियम्बल से रिलेटेड एंड जस्ट सी यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो बहुत फ्रीली कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चन। ठीक है जी। बाय द वे, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.